हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हो दोस्तों, एकदम चंगा हो आप लोग, है ना। तो शुरू करते हैं विद द सेकेंड लेक्चर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। वाह, शुरू करते हैं बेटा जी। ओके पीपल, हमने लास्ट लेक्चर में हमने शुरू की थी एक कहानी से। वो कहानी किसकी कहानी थी? विंकलवॉस ब्रदर्स, जो कि थे जुड़वा भाई, प्लस दिव्या नरेंद्र जो था। इन तीन जन का एक बिजनेस प्लान था उनके पास, आइडिया था, विजन था, और क्या था उनके पास क्या था? फंडिंग भी रेडी था दोस्तों। उनके पास सिर्फ एक चीज मिसिंग था, जो कि था कोडिंग। ठीक है, उनके पास कोडिंग के अलावा बिजनेस के लिए बाकी सब कुछ रेडी था। कोडिंग अगर मिल जाता तो बिजनेस बन जाता, बिजनेस शुरू हो जाता। उनके पास कोडर था नहीं, तो उन्होंने अप्रोच किया एक बंदे को जो कि कोडिंग में जीनियस था, जीनियस। उसका नाम था मार्क जुकरबर्ग। इन्होंने उसको बोला कि ब्रो, मेरे पास बिजनेस आइडिया रेडी है, बिजनेस प्लान रेडी है, डिजाइन भी रेडी है कि एक एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए करके, सब कुछ रेडी है, बस कोडिंग रेडी नहीं है। बस तू कोडिंग बना के दे, हम तुझे घंटों के हिसाब से पैसे देंगे, प्लस तुझे हम हमारी कंपनी में स्टेक भी देंगे, शेयर्स भी देंगे कंपनी के। मार्क ने बोला ओके ब्रो, डन, डील डन। ओके, मार्क जुकरबर्ग काम पे लग गया, ये लोग अपने काम पे लग गए। इनको आगे बिजनेस में क्या करना है, ये लोग उसके बारे में प्लानिंग करने लगे। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, मार्क जुकरबर्ग से कोई भी अपडेट नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ बेटा जी? मार्क जुकरबर्ग ने साइलेंटली खुद से ही एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, जिसका नाम था फेसबुक। क्या था? फेसबुक। अब विंकलवॉस ब्रदर्स का यह कहना था कि वो जो आइडिया था वो हमारा है। वो आइडिया मार्क जुकरबर्ग ने कॉपी करके, उसने बस कोडिंग डाल के उसने खुद के नाम पे एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया, जो कि था फेसबुक। और फेसबुक बेटा जी वो यूनिवर्सिटी में तो फेमस हो ही गया, बट बाकी सारे जगह पे फेमस होते गया, फुटता गया हो। फेसबुक फेसबुक फेसबुक, सब लोग फेसबुक फेसबुक करने लगे। फिर विंकलवॉस ब्रदर्स ने क्या किया? इन्होंने मार्क जुकरबर्ग के अगेंस्ट केस किया, ये बोल के कि इसने हमारा आइडिया कॉपी किया। ठीक है, उन्होंने क्या क्या प्रूफ दिखाए? उन्होंने ईमेल कम्युनिकेशन प्रूफ दिखाया, जो भी डॉक्यूमेंट था उनके पास उन्होंने प्रूफ दिखाया, जो कि ऐसा क्लियरली कहीं बोलता नहीं है मार्क जुकरबर्ग ने किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री किया था, मार्क जुकरबर्ग ने क्या करने से ओके बोला था। एंड उन्होंने कोई भी ऐसा क्लॉज डाला नहीं जहां पे उन्होंने बोला कि अगर मार्क जुकरबर्ग ने ऐसा मार्क जुकरबर्ग ये आइडिया पे काम नहीं करता तो उसका अगेंस्ट क्या एक्शन लेंगे। ये सब कुछ भी उनके पास नहीं था बेटा जी। कोई डेटा नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था कि मार्क जुकरबर्ग ने ओके बोला इस एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग ने सोचा कि भाई केस चलने दो। 1 साल चला केस, 2 साल चला केस, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद मार्क जुकरबर्ग ने बोला कि ब्रो, बहुत हो गया है कोर्ट का किच, हम लोग तुझे एक टाइम का सेटलमेंट दे ही देते हैं। ठीक है, इनको सेटलमेंट कितना मिला बेटा जी? 520 करोड़ का सेटलमेंट मिला। लेकिन जिस दिन फेसबुक ने 520 करोड़ ये विंकलवॉस ब्रदर्स को दिए, उस दिन फेसबुक का जो वैल्यूएशन जो था ना बेटा जी, वो था 1,20,000 करोड़ रुपए। कितना? 1,20,000 करोड़ रुपए। वो 500 करोड़ जो था ना, उससे 250 गुना ज्यादा था फेसबुक का वैल्यूएशन। तब फेसबुक इतना ह्यूज हो गया था। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था? ये सारे चीजें सिर्फ इसलिए आया बेटा जी क्योंकि इन्होंने मार्क जुकरबर्ग के साथ एक क्लियर एग्रीमेंट नहीं किया, जहां पे वो बोलते हैं कि मार्क जुकरबर्ग किस पे काम करेगा, क्या काम करेगा, अगर उसने काम नहीं किया तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा। ये सब कुछ भी एग्रीमेंट में नहीं लिखा था। बाकी सारी चीजें फिजूल के सारी चीजें लिखा था मेल्स पे। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि इनको जितना पैसा मिलना चाहिए था उससे इनको 250 गुना कम पैसा मिला, है ना। क्योंकि इन्हें लगता था कि आइडिया इनका था, बिजनेस का प्लान इनका था, डिजाइन इनका था, विजन इनका था, सब कुछ इनका था। सिर्फ कोडिंग मार्क जुकरबर्ग ने किया और उसने वेबसाइट लॉन्च कर दिया। आज उस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो है 1,20,000 करोड़ और इनको मिले हैं बस 500 करोड़।
ये इनका मानना था। अब मैं इस पे बिल्कुल नहीं बोलूंगा बेटा जी आइडिया एक्चुअली किसका था, दैट्स अ रियल कंट्रोवर्सी। यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि आइडिया जो था इनका था। इन्होंने जब आइडिया मार्क जुकरबर्ग को बताया, मार्क जुकरबर्ग ने ये आइडिया को कंसीडर नहीं किया, बट इसको ये आइडिया देखिए कोई और आइडिया याद आया एंड वो आइडिया था फेसबुक। ठीक है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा किसका क्या आइडिया था। ठीक है, अब बेटा जी आज की बात पे अगर आप बोलोगे फेसबुक का वैल्यूएशन कितना है ना, फेसबुक का वैल्यू आज 64, देखो दिखा दो डेट, जिस दिन विंकलवॉस ब्रदर्स और दिव्या नरेंद्र को सेटलमेंट मिला, डेट ऑफ सेटलमेंट उस दिन था फेसबुक का वैल्यूएशन 1,20,000 करोड़। ओके, उनको मिला कितना, 500 करोड़, जो कि था 250 गुना कम मिला इनको। ठीक है, अब आज के डेट पे फेसबुक का जो वैल्यूएशन जो है ना, आज के डेट पे फेसबुक का जो वैल्यूएशन है वो है 64 लाख करोड़। ये था 2008 की बात और ये है 2025 की बात। 64 लाख करोड़ फेसबुक का वैल्यूएशन है। नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज, अभी आप एक सेकेंड के लिए विंकलवॉस ब्रदर्स एंड दिव्या नरेंद्र के हिसाब से देखो। इन्हें लगता है आइडिया इनका, बिजनेस का प्लान इनका, डिजाइन इनका, सब चीज इनका, जस्ट बिकॉज एक बंदे ने कोड कॉपी किया, उसने लॉन्च कर दिया, आज उस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो है 64 लाख करोड़ और उन्हें कितना मिला, 500 करोड़, है ना। अगर मान लो सब कुछ उनका, मान लो कि अगर उनको बस कम से कम अगर 10% में मिलता ना बेटा जी, 10%, मेरा कंपनी, मेरा बिजनेस प्लान, मेरा डिजाइन, सब कुछ मेरा, और मुझे मेरे ही कंपनी में अगर सिर्फ 10% भी मिलता था ना, तो मेरे कंपनी का, तो मुझे आज मिलता था 6,40,000 करोड़। 6,40,000 करोड़ इंडिया का एजुकेशन बजट से 5 गुना ज्यादा है दोस्तों, 5 गुना ज्यादा। और अगर आपके पास 6,40,000 करोड़ होता तो आज आप रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, आज आप उस कंपनी के 40% शेयर होल्डर होते, है ना, क्लोज टू अंबानी। सोचो इतना सारा पैसा किस चीज के लिए गवाया उन्होंने, एक ही गलती की वजह से। वो गलती था उन्होंने एग्रीमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट पीपल। ये स्टोरी से हमने शुरू किया था हमारा चैप्टर, दैट वाज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ऐसी चीजें कल को आपके साथ नहीं होना चाहिए करके हम ये पढ़ रहे हैं कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट में क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ हम लोग ये आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सब कुछ हम आज नहीं, सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सीएमए फाउंडेशन तो ऑब्वियसली आप पास हो ही जाओगे बेटा जी, लेकिन हम उससे भी बड़ा दिख रहे हैं सपना। हम ये देख रहे हैं कल को आप प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली ये सब कैसे समझेंगे और कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये भी हम समझ रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट जस्ट लर्निंग द रूल्स एंड रेगुलेशन पीपल, छोटी बात है बहुत, हम तो वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अलावा हम लोग लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली भी कैसे एग्जीक्यूट करना है ये भी हम पढ़ेंगे। सो दैट बेटा जी कैसा होता है ना, आज आप बस ये रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ के जाओगे, एग्जाम में लिखोगे, एग्जाम पास हो जाओगे, उसके बाद आपने जो ये टाइम गवाया ना, ये पूरा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आप तो फाउंडेशन क्लियर हो गया आपका, अभी नेक्स्ट क्या, अभी इतना जो टाइम दिया आपने मुझे इंश्योर करना पड़ेगा ये जो मैं टाइम दे रहा हूं आपको, ये आपको आगे जाके लाइफ में काम आना चाहिए, है ना। मेरा गोल वो है। ओके, परफेक्ट। हमने इस कहानी से शुरू की थी दोस्तों, एंड देन वी केम ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमने पढ़ा था हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जरूरत क्या थी,
द रीजन इज पहले ब्रिटिश लॉज हम लोग फॉलो करते थे, देन ब्रिटिश लॉज वाज नॉट फिट फॉर इंडियन लॉज, क्योंकि उनका तौर तरीका, उनका रहन सहन, उनका बिजनेस करने का तरीका बहुत अलग था हमसे। तो हमने क्या किया, हमने उसको अवॉइड कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने हिंदूज लॉज एंड मुस्लिम्स लॉ फॉलो कर दिया, जो कि वो भी हर एक बिजनेस के लिए फिट नहीं था, प्रॉपर नहीं था, अच्छे से नहीं था वो। तो हमने क्या किया, हमने ब्रिटिश लॉज से अच्छी चीजें उठा के हमने इंडियन बिजनेस में एग्जीक्यूट करना शुरू किया, एंड वो अच्छी चीजें जो है दैट इज कॉल्ड एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सब रूल्स, सब जगह से अच्छे रूल्स उठा के हमने एक जगह पर डाल दिया, दैट इज कॉल्ड एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या कवर होता है? नंबर 1 इज जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मींस ए ने बी को बोला कि भाई मुझे तू अपना बाइक दे दे, मैं तुझे 50,000 रुपए देता हूं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? अगर ए ने मना कर दिया या फिर बी ने मना कर दिया तो क्या होगा? ये होगा कवर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2 है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। एक दुकानदार है, ए बोलता है कि मैं तुझे 100 शर्ट्स दूंगा 10 दिन में, तू मुझे 10,000 रुपए देना। अब अगर मैंने 100 शर्ट्स डिलीवर करने से मना कर दिया, या फिर मैंने जो शर्ट्स डिलीवर कर दी वो फटे हुए शर्ट्स थे, या फिर उसने मुझे 10,000 रुपए देने से मना कर दिया, तो क्या होगा? वो कवर होगा सेल ऑफ गुड्स में, जो कि निकाल दिया है एंड सेपरेट एक्ट बन गया, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट। वो भी हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। थर्ड इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या 5 चीजें क्या कवर होता है? इंडेमनिटी। अगर तुम्हारी वजह से अगर कोई नुकसान होता है तुमको, तो मैं तुमको भरपाई दूंगा। विच सेज ए अग्रीज टू कंपनसेट बी इफ बी सफर्स अ लॉस। लाइक इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है? अगर आपने फायर इंश्योरेंस खरीदा हो और आपके फैक्ट्री में आग लग गई हो और आपको अगर नुकसान हुआ हो, तो अगर आपने इंश्योरेंस भी लिया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलेगी कि ब्रो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी तुमको लॉस हुआ है वो उस लॉस की भरपाई हम देंगे, क्योंकि आपने हमसे लिया है इंश्योरेंस। दिस इज कॉल्ड एज इंडेमनिटी। नंबर 2 इज गारंटी। मेरे दोस्त ने एक बैंक से लोन लिया, बैंक ने बोला तेरे पास उतने पैसे नहीं है, कोलैटरल नहीं है, तो मैं बोलूंगा बैंक को, बैंक अगर मेरे दोस्त ने आपको पैसे देने से मना कर दिया तो मैं आपको पैसे दूंगा। दिस इज कॉल्ड एज गारंटी। नंबर 3 इज बेलमेंट। मेरा वॉच खराब हो गया, वॉच खराब है मेरा, देखो वॉच खराब हो गया, मैं जाता हूं दुकान पे वॉच ठीक कराने के लिए, दुकानदार ने बोला ओके ब्रो 2 दिन के बाद आ जाओ। 2 दिन के बाद मैं दुकान में गया, दुकानदार बोलता है वॉच गया खड्डे में, तो वॉच देने से मुझे मना करता है, या फिर वॉच गुम हो जाता है, फिर या फिर वॉच खराब, वॉच तो और खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये केस कवर होगा बेलमेंट में। बेलमेंट मींस टेम्पररीली गिविंग गुड्स टू रीपे, टेम्पररीली गिविंग गुड्स टू समवन एल्स फॉर सेफ कीपिंग। चौथा आता है प्लेज। प्लेज मींस मेरा दोस्त लोन ले रहा है बैंक से, उसके पास सब कुछ है, वो क्या करते हैं, वो अपना गहने गिरवी रखता है, अपना गहने नहीं, अपने घर के गहने गिरवी रखता है बैंक के पास। दिस इज कॉल्ड एज प्लेज। नंबर 5 इज एजेंसी। मुझे अगर मेरा फ्लैट बेचना है तो मैं जाऊंगा नहीं सबके पास, मुझे फ्लैट बेचना है, जिसको आना है, मैं क्या करूंगा, मैं एक एजेंट को अपॉइंट करूंगा जो मुझे रिप्रेजेंट करेगा। वो सबको जाके बोलेगा मेरे पास एक पार्टी है जिसको फ्लैट बेचना है, किसी को इंटरेस्ट है तो आ जाओ, मैं तुमको उनसे मिलवाऊंगा। ठीक है, मिलवाऊंगा नहीं, मैं तुमको फ्लैट दिखाऊंगा, तो वो मेरे बिहाफ पे फ्लैट दिखाएगा सबको। अगर किसी ने ओके बोल रहा, अगर मुझे मेरा फ्लैट बेचना है फॉर एग्जांपल 50 लाख, एक बोल रहा है 40 लाख, एक बोल रहा है 30 लाख, एक बोल रहा है 20 लाख, एक बोल रहा है 50 लाख, तो एजेंट बोलेगा 50 लाख वाले के पास, वो उसको घर दिखाएगा, मेरा सब कुछ वो कर देगा, बस पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन के लिए ही बस मुझे वो पार्टी से मिलवाएगा। दिस इज कॉल्ड एज एजेंसी बिजनेस। समवन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी, दिस एजेंट इज एक्टिंग मेरे बिहाफ पे। हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप बिजनेस। मैंने मेरे दोस्त के साथ पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया ऑन पार्टनरशिप। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को हम लोग रेफर करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट 2 तरह के एग्रीमेंट हो सकते हैं। मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 10वीं माले से नीचे छलांग मारूंगा, ये एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। अब एनफोर्सेबल होगा क्या? अगर मैंने मना कर दिया 10वीं माले से कूदने से, क्या कोर्ट आके मुझे बोला क्या भाई तूने 10,000 रुपए लिए है उससे, तुझे कूदना ही पड़ेगा? नहीं होगा। सो हेंस एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी एनफोर्सेबल, agreement should be enforceable by
लॉ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया आपसे कि मुझे फ्लैट लेना है आपका 50 लाख रुपए में, मैंने आपको 50 लाख रुपए दिए, आपने मुझे फ्लैट दिया। इस चीज के बीच में कोई भी अगर झगड़ा होता है या फिर डिफरेंसेस आते हैं तो हम दोनों में से कोई एक पार्टी जाएगा कोर्ट में एंड कोर्ट बोलेगा कि भाई मुझे 50 लाख रुपए उसको आपको दो, या फिर आपको बोलेगा कोर्ट कि आपको मुझे घर देना पड़ेगा। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट, टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट इट शुड बी एन एग्रीमेंट प्लस इट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट मीन्स एवरी प्रॉमिस प्लस एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एन एग्रीमेंट दैट इज प्रोमिस्ड बाय वन और टू पार्टी इज कॉल्ड एज एग्रीमेंट। मैंने आपको प्रॉमिस किया कि ब्रो मैं 10वीं माले से छलांग मारूंगा, दिस बिकम्स एन एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें कंसिडरेशन क्या होगा कि मैं आप मुझे 10,000 रुपए दोगे और मैं क्या करूंगा, मैं 10वीं माले से छलांग मारूंगा, दिस इज कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट मीन्स प्रोमिसेस बिटवीन द पार्टीज, सिंपल। नंबर, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था व्हेन डज अ प्रपोजल बिकम एन एग्रीमेंट और व्हेन डज एन प्रपोजल बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है? सेम एग्जांपल लेता हूं मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया कि ब्रो आप मुझे 10,000 रुपए दो, मैं आपको 10वीं माले से छलांग मारूंगा। ये हो गया एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब व्हेन इट बिकम्स एनफोर्सेबल बाय लॉ, जब लॉ बीच में आ सकता है आपको या फिर मुझे प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए, तब वो होगा कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या कि मैं 10वीं माले से छलांग मार रहा हूं? दिस विल नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज एन एग्रीमेंट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट इट शुड बी लीगली एनफोर्सेबल, विच मीन्स वो फ्लैट वाला एग्जाम्पल विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो फ्लैट वाले एग्जाम्पल में अगर आपने मुझे फ्लैट देने से मना कर दिया या फिर मैंने आपको पैसे देने से मना कर दिया तो कोर्ट आएगा बीच में और बोलेगा हम दोनों को कि फुलफिल आवर प्रोमिसेस। ओके, सो एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इट शुड बी लीगली एनफोर्सेबल। उसमें से अ पर्सन मेक्स अ प्रपोजल, मुझे आपका फ्लैट खरीदना है, मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। वन पर्सन मेकिंग प्रपोजल टू अनदर, इफ द अदर पर्सन ऑल्सो एक्सेप्ट्स द प्रपोजल दिस बिकम्स एन एग्रीमेंट। अदर पर्सन ने बोल दा कि ओके ब्रो मुझे 50 लाख रुपए थे, मैं तुझे फ्लैट दूंगा। वंस दिस अग्रीमेंट बिकम्स लीगली एनफोर्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया, सब कुछ मैंने बनाया, फिर अगर आप दोनों में से कुछ भी इश्यू होगा तो मैं कोर्ट के पास जाऊंगा, दिस बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। So for an agreement to become a contract, it should be legally enforceable. Are we clear? Next is कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे खूबसूरत चीज क्या है? दो दिलों का मिलन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे खरीदना है मारुति गाड़ी और आपके पास दो गाड़ी है, मारुति ऑल्टो और मारुति 800। मैंने आपको बोला कि ब्रो मुझे ना मारुति गाड़ी दे दे, मैं तुझे 20 लाख रुपए देता हूं। आपने बोला ओके ब्रो, 3 दिन बाद आप मुझे देते हो मारुति 800, जबकि मुझे चाहिए था मारुति ऑल्टो। सो यहां पे दो दिनों का मिलन नहीं हो रहा है, मुझे चाहिए था मारुति ऑल्टो और आपने मुझे दिया मारुति 800। सो दिस शुड नॉट हैपन। एसेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कंसेंसस एडिडम, मीटिंग ऑफ माइंड्स। अगर मैं मारुति 800 बोल रहा हूं तो आपको मुझे आपके दिमाग में मारुति 800 ही आना चाहिए। सेम टाइम क्या होता है इसमें, सिंस किधर गया, both parties must understand the subject matter which is Maruti in the same sense and at the same time। आपको 2 दिन बाद नहीं समझ में आना चाहिए कि ब्रो तूने तो मुझे मारुति ऑल्टो बोला था, मैंने तुझे मारुति 800 दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अगर मैंने जिस दिन मैंने आपको बोला कि मुझे मारुति 800 चाहिए, आपको उस दिन मारुति 800 ही समझना चाहिए। सेम सेंस सेम टाइम। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, विल ऑल एग्रीमेंट्स लीड टू अ कॉन्ट्रैक्ट? Not all agreements will become a contract. For an agreement become to be a contract, it must give rise to legal obligation. अभी मैंने आपको बोला कि ब्रो मैं तुझे घर शिफ्ट करने में हेल्प करूंगा और मैं आया नहीं आपको हेल्प करने के लिए, तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हो क्या कि ब्रो सॉरी जज साहब इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये मुझे हेल्प करेगा घर शिफ्ट करने में, बस इसने मुझे हेल्प नहीं किया, क्या कोर्ट बीच में आया? क्या कोर्ट बीच में नहीं आएगा, बिकॉज इट वॉज अ सोशल ऑब्लिगेशन, इट वॉज हेल्प। ओके,
यहां तक हो गया। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होगा? मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया आपके साथ कि मुझे 10,000 शर्ट डिलीवर करो, बिजनेस सेंस में होगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद व्हेन डज एन एग्रीमेंट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए, ठीक है। यहां तक हमने किया बेटा जी। हाँ, नहीं, इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। An agreement becomes a contract when there is a clear intention to create legal obligation. If the agreement is meant to regulate business relations, we assume that the parties intended legal consequences. This means they expect the law, they expect the court to step in if the agreement is breached. Breached means आपने या फिर मैंने promise fulfill करने से मना कर दिया। अब हम पढ़ेंगे the essentials of a valid contract। बेटा जी आपको मैं एक चीज बोलता हूं, आज हम लोग दो चीज पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 इज कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 इज essentials of a contract। इसके बाद हम लोग essential elements of a contract, ठीक, समझते हैं इस बात को। कॉन्ट्रैक्ट ओके, कॉन्ट्रैक्ट बाहर से कैसा होना चाहिए ये हम फर्स्ट पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड एज एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अगर बाहर से सब सही है, उसके अलावा उसके अगर डीप जाओगे तो उसमें और स्पेसिफिक क्या चीजें ऐसे हैं जिसे हमें पढ़ना चाहिए, विच मेक्स इट अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, ये देखो, मेरे दोस्त को शादी करनी है, यह है उसकी मम्मी पापा। मेरा जो दोस्त है वो उसके मम्मी पापा को बोलता है कि मम्मी पापा मुझे शादी करनी है। तो वो बोलते हैं कि लड़की ढूंढी है तूने? उसने बोला नहीं ढूंढी है। तो उन्होंने उसको पूछा तुझे कैसी लड़की चाहिए बता, हम तुझे लड़की ढूंढ के देंगे। उसने उनको बोला कि पहली बात लड़की होनी चाहिए, ठीक है, लड़की होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। इसका एक ही है, फर्स्ट कंडीशन क्या है? लड़की होनी चाहिए, विच मीन्स ये जो पार्ट लड़की होनी चाहिए। नंबर 2 इज मॉम डैड को रिस्पेक्ट करना चाहिए। दो कंडीशन है उसके पास दो ही कंडीशन है। एक तो फर्स्ट थिंग लड़की होनी चाहिए। अब लड़की इतने सारे लड़कियों में से किससे शादी करेगा? उस लड़की से शादी करेगा जो उसकी मॉम डैड एंड लड़की के मॉम डैड की रिस्पेक्ट करे, तब वो करेगा शादी। ओके, सो दिस विल बी कॉल्ड एज मॉम डैड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, एक बार लड़की मिल गई तो उसमें ऐसी कौन सी खूबी है जिसे देखकर मैं शादी के लिए हां कर दूंगा? वो क्या खूबी है कि लड़की के मॉम डैड को तो रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, साथ साथ लड़के के मॉम डैड को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। सिंपल बेटा जी, रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? जनरल कॉन्ट्रैक्ट में जनरली एलिमेंट्स ऐसे क्या है जो उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, ठीक है, परफेक्ट। चलो शुरू करते हैं।
The first main concept that we are going to learn in Indian Contract Act 1872 is, for an agreement to become a valid contract, it must meet certain conditions. These are outlined under Indian Contract Act 1872. First is offer and acceptance. इसका मतलब है कि मैंने ए को बोला कि मुझे तेरा घर खरीदना है, मैं तुझे 50 लाख रुपए दूंगा, ऑफर हो गया। ए बोलता है ओके ब्रो, 50 लाख रुपए में घर डन करते हैं। मैंने ऑफर दिया उसको, उसने एक्सेप्ट किया। नंबर 1 इज ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन ऑफर मेड बाय वन पार्टी एंड एन एक्सेप्टेंस मेड बाय द अदर पार्टी। बोथ मस्ट क्लियरली अग्री ऑन द टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नंबर 2 होना चाहिए लॉफुल कंसिडरेशन। The exchange between the parties must be lawful. Consideration is what one party gives in return for something from the other party. मैं आपको बोलूंगा कि ब्रो मुझे तेरा घर खरीद, मैं तुझे ड्रग्स दूंगा। ठीक है, घर जो है वो सही था, सब्जेक्ट मैटर वो दे सकते। क्या क्या ड्रग्स आपको देना सही होगा क्या घर के बदले में? एब्सर्ड, राइट? सो ये लॉफुल नहीं है। ठीक है, तो कंसिडरेशन शुड बी अ लॉफुल कंसिडरेशन। ऐसे नहीं मैं ड्रग्स बेच रहा हूं, गांजा बेच रहा हूं और आपको मैं बोल रहा हूं कि भाई मुझे अभी घर दे दे तेरा। ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं। मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे, डेबिट कार्ड से कुछ कहीं कौन सा पेमेंट मुझे आपको करना, बैंक लोन से लोन लेके मैं आपको पेमेंट करूंगा, कैसे भी करके पेमेंट करूंगा, बट एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि गांजा दूंगा या फिर 10वीं माले से कूदूंगा, ये सब नहीं होना चाहिए। सो कंसिडरेशन should be a lawful consideration. The exchange between the parties must be lawful. Consideration is what one party gives in return for something from the other party. दो चीज पढ़ी हमने, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। नंबर 2 इज लॉफुल कंसिडरेशन। नंबर 3 इज फ्री कंसेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिस घर पर रहते हो और मैं आपको बोलता हूं कि भाई तेरे घर का रेट क्या है, वो बोलता है 50 लाख रुपए, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा, इमीडिएटली यहां से निकल। अगर तू नहीं निकलेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं बच्चे बुलाऊंगा, बच्चे बुला के तेरे को मारूंगा, सब कुछ करूंगा, घर से निकाल दूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट। इट शुड बी अ फ्री कंसेंट। बोथ पार्टीज मस्ट अग्री फ्रीली एंड विदाउट एनी प्रेशर और अनड्यू इन्फ्लुएंस। इफ वन पार्टी इज फोर्स्ड और tricked into agreeing, the contract may not be valid. मैंने आपको बेवकूफ बना दिया। ठीक है, अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी अगर देखी होगी तो मैं आपको बोलता हूं, वहां पे एक सीन है जहां पे वो बोलता है कि भाई हमें बायर ढूंढना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि प्रेम बोलता है कि भाई कोई ना कोई बेवकूफ तो मिल जाएगा। तो वो बोलता है कि बेवकूफ नहीं मिला तो किसी को बेवकूफ बना लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आपको किसी को बेवकूफ बना के एग्रीमेंट नहीं करना है। अगर ऐसा होता है, बेवकूफ बनाते हैं या फिर ट्रिक करते हैं, देन इट इज नॉट एट ऑल वैलिड। कितना पढ़ा हमने? 3 चीजें पढ़ा हमने। ठीक है, 3 चीजें क्या था? ऑफर एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट। नंबर 4 इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। द पर्पज ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। If the agreement involves illegal activities like selling stolen goods, it cannot become a valid contract. अगर मैं आपको बोलूंगा कि मेरे पास एक घड़ी है, 1 लाख की है, 1 लाख की नहीं 10 लाख की घड़ी है, मैंने ये चुराई है सलमान खान से, तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं सलमान खान से चुराई हुई घड़ी मैं आपको बेच रहा हूं और आप मुझे दे रहे हो 50 लाख रुपए। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही गलत है। मैं आपको चोरी किया और माल बेच रहा हूं, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 थिंग्स, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट एंड नंबर 1 इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्लियर है? परफेक्ट। नंबर 5 इज कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं 10 साल के बच्चे के पास जाता हूं कि भाई चल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते, तो मैं
तेरा मुझे साइकिल दे दे, गियर वाली साइकिल दे दे, मैं तुझे दूंगा 5,000 रुपए और मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड ही शुड बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन, 18 साल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि वो 18 साल की उम्र का है और उसने, बच्चे ने नहीं, कोई और 18 साल की उम्र का है, वो क्लब में गया, क्लब में उसको ही वॉज ड्रंक, एल्कोहल कंज्यूम किया था, एंड देन मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई 10 लाख रुपए दे दे मुझे और मैं तुझे दूंगा मारुति ऑल्टो। ठीक है, वो 10 लाख रुपए में मैंने एक जीरो हटा दिया, लेकिन उसको मैंने बोला कि 10 लाख रुपए, मैंने उसके साथ 10,000 रुपए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? क्या वो 18 साल के ऊपर भी था, ऑफर एक्सेप्टेंस भी हुआ था, लॉफुल कंसिडरेशन भी हुआ था, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी हुआ था, बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? क्या नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ही वॉज नॉट competent to contract. A person to be competent to contract, he should be in his sane, he should be sound minded, दिमाग उसका क्लियर होना चाहिए, अल्कोहल कंज्यूम नहीं होना चाहिए, एंड देन 18 साल के ऊपर का होना चाहिए। This means they must be of legal age and should have sound mental health. क्लियर है? 5 चीजें पढ़ी हमने, कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट एंड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्लियर है पीपल? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। Finally, for an agreement to be a contract, it must be enforceable by law. If a party does not follow through with the promise, the other party must be able to take the matter to court. सेम 10वीं वाले से छलांग मारूंगा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल बाय लॉ हुआ? क्या अगर मैंने 10वीं वाले से, अगर मान लो मैं 10वीं वाले से छलांग मारने से मना कर दिया, तो क्या आप मुझे कोर्ट में जाके कोर्ट में ले जा सकते हो क्या, कि बोलने के लिए कि ब्रो इसको मैंने पैसे दिए थे, इसने 10वीं माले से छलांग नहीं मारा, तो कोर्ट बोलो इसको कि 10वीं माले से छलांग मारा। ऐसा होगा क्या? पॉसिबल नहीं होगा पॉसिबल। सो इट शुड बी लीगली एनफोर्सेबल। 6th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट क्या है? कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। 4th पॉइंट इज लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, फ्री कंसेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। वापस बोलते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसेंट होना चाहिए। 3rd इज लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। 4th इज लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। 5th इज क्या है ब्रो? 5th इज कंपिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड 6th इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये है बेसिक कंडीशंस फॉर अ एग्रीमेंट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स और क्या होगा जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर वो एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बाहर से तो ठीक है, बाहर से तो हमने पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए। ओके, यस पीपल, ठीक है। हम लोग स्पेसिफिक जो है ना, कुछ चीजें समझने के बाद हम लोग स्पेसिफिक्स में जाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिक्स में कुछ कंसेप्ट्स, कुछ टर्म्स यूज किए होंगे जिसका आपका मतलब पता नहीं होगा, तो हम लोग वो टर्म्स एंड स्पेसिफिक्स पढ़ेंगे, उसके टर्म्स एंड कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद वी विल कम टू दी स्पेसिफिक्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है यहां तक? ओके ओके ओके, सेक्शन नंबर 2A। ओके, मैं ना यहां पे माइंड मैप बनाता हूं। Essentials of a contract, which means लड़की होनी चाहिए। इसमें क्या है? 6 पॉइंट्स है। नंबर 1 इज ऑफर plus acceptance. Number 2 is free consent. Number 3 is lawful object. ये बात करता है पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड गोल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है तुम्हारा, वो लॉ, वो लीगल है, इलीगल है, वो
आइडेंटिफाई करना इज कॉल्ड एज लॉफुल ऑब्जेक्ट. नंबर 4 इज लॉफुल कंसिडरेशन. मीन्स भले ही ऑब्जेक्ट मेरा वैलिड है, बट मैं जो तुमको दे रहा हूं बदले में, क्या वो लीगल है या नहीं, ये आता है लॉफुल कंसिडरेशन में. फिफ्थ इज competency of contract. More than 18 years plus sound mind. Sound mind means अपने होश में है वो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. The last is legally enforceable, which means court can come in. लिख लो बेटा जी, मैं आपको देता हूं 2 मिनट का टाइम, ठीक है? तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं. लिख लिया सबने? ओके. 5 4 3 2 1 बैम. थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूं बेटा जी. 5 4 3 2 1 बैम. 5 4 3 2 1 बैम. क्लियर है यहां तक? ओके. ये भी लिख लो आप. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1. क्लियर है यहां तक? परफेक्ट. स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक. अब हम समझेंगे वो क्या ऐसे टर्म्स एंड कंसेप्ट्स है जो हमें समझना चाहिए बिफोर वी अंडरस्टैंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अभी तक हमने पढ़ा था एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. अभी हम पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट उसके पहले हम कुछ टर्म्स कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जिससे ये क्लियर होगा. ओके. सेक्शन नंबर 2A, इसका नाम है प्रपोजल और ऑफर. हम पहले एक कंसेप्ट एंड टर्म्स सिंपलेस्ट वे में समझेंगे बेटा जी. सिंपलेस्ट वे में समझ के पूरा पीने के बाद हम आएंगे डिफिकल्ट पार्ट पे, दैट इज डेफिनेशन. डेफिनेशन थोड़ा सा शब्दों के साथ खेलता है, ठीक है? वो आपको समझ में नहीं आएगा until and unless you understand the terms and conditions in a very simple manner. Okay, perfect. Okay, proposal या फिर offer का मतलब क्या है? when a person expresses his intention to do something or not to do something with the purpose of getting the other person agree to it, it is called as a proposal or offer. Which means when one person expresses his willingness, एक बंदा एक चीज बोल रहा है सामने वाले को, his willingness to do or not to do something. ये बाइक मुझे मत बेच या फिर ये बाइक मुझे बेच. Do something in order for the other person to accept the offer. Okay.
when a person expresses their intention to do something or not to do something with the purpose of getting the other person to agree to it. आप एक चीज, मैं जो चीज बोल रहा हूं आपको, वो आप चीज अग्री करने के लिए मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं करने के लिए, which means if I am expressing my willingness to sell my bike to you with the intention of you agreeing or accepting the offer is called as a proposal. मैं आपको बाइक बेच रहा हूं फॉर 50,000 रुपीज, किस लिए? ताकि आप मुझे 50,000 रुपए दो, टू डू समथिंग. ओके, टू डू समथिंग एंड एक्सेप्ट द ऑफर इज कॉल्ड एज अ प्रॉमिस, which means if A says I am willing to sell my bike for 20,000 rupees, this is an offer or proposal made by A asking for B's agreement. मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, I am selling you one thing in order to get your acceptance is called as an offer. आपका एक्सेप्टेंस आया नहीं आया उससे मतलब नहीं है, मैं कोई चीज बोल रहा हूं आपको so that आप उस चीज को एक्सेप्ट करो या फिर अग्री करो. दिस इज कॉल्ड एज एन ऑफर. क्लियर है यहां तक? आई एम मेकिंग यू, आई एम गोइंग, कैसे बताऊं आपको, आई वॉन्ट टू सेल यू वन थिंग विद द इंटेंशन ऑफ यू बाइंग इट. अंडरस्टूड? आई एम सेलिंग यू वन थिंग सो दैट यू कैन बाय इट फ्रॉम मी. ठीक है, मैं अगर आपको ऐसा चीज बेच रहा हूं जिसमें मुझे पता है कि आप मुझे बेचोगे बिल्कुल भी नहीं, तो क्या ये राइट होगा क्या बेटा जी? ये रॉन्ग होगा. अगर मैं आपको लेट्स से, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, ठीक है, मैं उस घर में रहता हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि मुझे आपको घर बेचना है फॉर 1 करोड़, जबकि मुझे बेचने का कोई इंटेंशन नहीं है, बस मैं बता रहा हूं आपको, बस ऐसा ट्राई मार रहा हूं आपके ऊपर कि मुझे ये घर बेचना है फॉर 1 करोड़ रुपीज. अब आपने यस बोला तो ये एग्रीमेंट होगा, आपने नो बोला तो ये एग्रीमेंट नहीं होगा. बट दिस इज कॉल्ड एन ऑफर. मेरी तरफ से सब कुछ सही होना चाहिए. माई इंटेंशन शुड बी राइट इन ऑर्डर फॉर यू टू इवन अग्री इट और एक्सेप्ट इट. क्लियर है? सो when a person expresses their intention to do something or not to do something with the purpose of getting the other person to agree to it, it is called as a proposal or offer. When one person अभी आते हैं डेफिनेशन पार्ट पे. When one person signifies to other his willingness to do or abstain from doing anything. Abstain means stop that person. मैं आपको एक ऑफर कर रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं 10,000 रुपए मैं आपको 10,000 रुपए दे रहा हूं फॉर नॉट फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मी इन द कोर्ट. मैंने ओके, बैकग्राउंड देता, बैकग्राउंड. ट्रैफिक में है हम लोग, मैंने आपकी गाड़ी को टक्कर मार दी, ठीक है. अब आप बोल रहे हो मुझे कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, 10,000 रुपए का, 50,000 रुपए का तेरे पे जुर्माना, पेनाल्टी लगेगा. तो मैं आपको बोल रहा हूं कि ब्रो, एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि मैं तुझे 5,000 रुपए देता हूं, तो अपना गाड़ी ठीक कर दे, सो दैट तू कल को जाके मेरे अगेंस्ट कोर्ट पे मत जा. समझ में आई बात? मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको 5,000 रुपए दे रहा हूं. किस चीज के लिए? एक तो आप किस चीज के लिए? एक तो आप कोर्ट के अगेंस्ट, कोर्ट में मेरे अगेंस्ट केस मत करना. दूसरी बात यह है कि आपको जो भी डैमेज हुआ है उसका आप ठीक कर देना. तो मैं चाहता हूं कि आप किसी एक चीज करो या फिर ना करने के लिए मैं आपको ऑफर कर रहा हूं. ओके, क्या चीज नहीं करने के लिए? कोर्ट में नहीं जाने के लिए. और क्या चीज के लिए कर रहा हूं मैं? मुझे माफ करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं 5,000 रुपए, सो दैट आपको जो भी डैमेज हुआ है वो आप ठीक कर दे. दिस इज कॉल्ड एज अ proposal. When one person signifies to another his willingness to do or his willingness to do or abstain from doing anything to obtain the assent of that other person, of that other
to such act or abstinence, he is said to make a proposal. When one person signifies to another, कि ब्रो मैं तुमको देता हूं 10,000 रुपए टू डू और नॉट टू डू समथिंग, टू डू क्या डू करने के लिए, मुझे माफ करने के लिए, एंड क्या नहीं करने के लिए आपको पैसे दे रहा हूं, कोर्ट में केस नहीं फाइल करने के लिए आपको पैसे दे रहा हूं. सो दैट ये सब चीज मैं किसके लिए कर रहा हूं, ये मेरा पर्पस क्या है ये सब करने का, आपका मुझे कंसेंट मिले. ओके, ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, आपका मुझे कंसेंट मिले किस चीज के लिए. ओके ब्रो, मैं ना कोर्ट में केस करूंगा, ना मैं कोर्ट में केस करूंगा, और मैं 10,000 रुपए तेरे से ले लूंगा. ठीक है, 10,000 रुपए लेना इज डूइंग समथिंग, एंड कोर्ट में केस नहीं करने के लिए दैट इज कॉल्ड एज एब्स्टिनेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग. एब्स्टिनेंस मीन्स आपको किसी चीज से रोक रहा हूं मैं नहीं करने के लिए. ओके, क्लियर है यहां तक? परफेक्ट. प्रपोजल और ऑफर. A person expresses intention to do something or not to do something. पर्पस क्या है? टू ऑब्टेन द एसेंट. किस चीज का एसेंट पीपल? टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग. आपको मैंने 10,000 रुपए किस लिए दिए? ताकि आप कोर्ट पे केस नहीं करो और आपको जो भी डैमेज हुआ है उसका भरपाई ले लो. लेकिन आप 10,000 रुपए किस लिए ले रहे हो? अगेन 10,000 रुपए आप इसलिए ले रहे हो ताकि आप कोर्ट में केस नहीं करो और आप अपना डैमेज का भरपाई ले लो. दिस इज कॉल्ड एज एन ऑफर. ठीक है, क्लियर है यहां तक? स्क्रीनशॉट ले लो पीपल. 5 4 3 2 1 बैम. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस. ये हो गया सेक्शन 2A. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस. 330 430 530. एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस क्या होता है बेटा जी? वंस द पर्सन हु रिसीव्स द प्रपोजल. मैंने तो अभी तक बस ऑफर की बात की. ऑफर किस लिए बात की? 10,000 रुपए आपको दिया. किस लिए दे रहा हूं मैं? ताकि आप कोर्ट में केस नहीं करो और आप अपनी भरपाई ले लो. लेकिन आपको मैं अब मेरा पर्पस क्या है? मेरा 10,000 रुपए देने का पर्पस क्या है? ताकि आप कोर्ट में केस नहीं करो एंड आप डैमेज ले लो. लेकिन मैं इंटेंशन क्या है आपसे? इंटेंशन ये कि आप भी 10,000 रुपए इसी चीज के लिए लो ताकि आप कोर्ट में केस ना करो और अपने डैमेज का भरपाई ले लो. मेरी तरफ से मैंने अपना इंटेंशन बोल दिया है, बट मेरा इंटेंशन ये भी है कि आपका कंसेंट आ जाए. कंसेंट आ जाए किस चीज के लिए? इन दो चीजों के लिए आपका कंसेंट आना चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज एन ऑफर. अब एक्सेप्टेंस क्या होता है? वंस द पर्सन हु रिसीव्स द प्रपोजल agrees to it, the proposal becomes an acceptance and turns into a promise. आपने जैसे ही एक्सेप्ट कर दिया, it will turn into a promise, people. When the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. Section 2B.
when the person to whom the proposal is made signifies his assent the proposal becomes a promise. Clear है यहां तक? When the person to whom the proposal is made signifies his assent, the proposal becomes a promise. एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया मेरा प्रपोजल, then it will become a promise. कितना है ब्रो? बेटा जी हम लोग सिर्फ 3 टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है? लेक्चर बहुत लंबा जा रहा है, फटाफट 3 चीजें पढ़ेंगे. कल हम लोग और 3 चीजें पढ़ेंगे, प्लस वी विल आल्सो लर्न एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, नेक्स्ट इज प्रॉमिस, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी. कौन होते हैं ये लोग? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एज अ प्रॉमिसर, मैं हूं प्रॉमिसर, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एज अ प्रॉमिसी. सिंपल. द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज कॉल्ड एज प्रॉमिसर, द पर्सन हु एक्सेप्ट द ऑफर इज प्रॉमिसी. क्लियर है बेटा जी? कवर कर ही देते हैं फटाफट ये सब. ठीक है, छोड़ो, आज के लिए इतना है बेटा जी. फटाफट आप ये माइंड मैप सब कॉपी कर लो. टुमारो वी आर गोइंग टू कवर व्हाट, क्या करेंगे हम लोग? वो 3 टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कवर कर लेंगे. वो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? लड़की मम्मी पापा को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो चाहे हमारी हो चाहे उनकी हो. ये है स्पेसिफिक हो गया बहुत, ठीक है? ऑल राइट पीपल, इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जिन्हें जरूरत पड़ रही है, जिन्हें इस वीडियो की जरूरत पड़ेगी. एंड yes people, that's all from my side. Thank you so much for watching. I will see you in the next one.